हम लोग इतिहास में आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण का मतलब क्या होता है? ये जो छपाई किया हुआ किताब सब है एकदम अच्छा अच्छा से प्रिंटिंग किया, इसी को तो मुद्रण बोलते हैं ना? नहीं बोलते? और गांव का घर वाला कहानी सुनाए थे तो उसमें भी मुद्रण होता था, छपाई का काम। कैसे मुद्रण होता था बता दो, किसी को याद है तो? घर का मोखा होता था मिट्टी का बना हुआ और दूध का छाप दे देता था उस पे, जितना दिन दूध देता था उस हिसाब से निशान लगाते जाता था। तो अभी एक तरीका हो गया मुद्रण का, है ना? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में कि मुद्रण सांस्कृतिक और आधुनिक दुनिया। पहली प्रिंटेड किताब, दुनिया में सबसे पहला छपा हुआ जो किताब था वो कौन सा था? तो प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ से आया? चीन से, है ना? चीन में प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। तो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी, हमारे देश में नहीं हुई थी। हमारे देश में वही कौन सा पंख से लिखा जाता था, इंक लगा लगा करके, देखते होगे। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। 594 ईस्वी के बाद से ही चीन में लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर और उस पर कागज को लगाकर के प्रिंटिंग की जाती थी। समझ में कुछ आया? लकड़ी का ब्लॉक, एक लकड़ी होता था, लकड़ी जैसे मोहर देखा होगा, मोहर देखी है? स्टाम्प जो मारता है, बैंक में रहता है, बहुत सारे जगह मोहर, स्कूल में भी रहता है, सीएलसी देता है काट करके तो मोहर लगाता है ना। उसी तरह से लकड़ी का स्टाम्प होता था, नीचे पेपर होता था, बहुत सारे लकड़ी का स्टाम्प बना करके इंक लगा लगा करके पेपर पे मारते जाता था। तो पहले वही तरीका था बिना मशीन का। तो ये चीजें तब प्रिंटिंग की जाती थी। पारंपरिक कागज पतले और छेददार होते थे। उस समय जो कागज होता था बहुत ही पतला होता था, अच्छा नहीं क्वालिटी का होता था, छेद वाला होता था, है ना? लेकिन इसके इसीलिए उसमें क्या होता था, दोनों तरफ छपाई करना मुश्किल हो जाता था। अब ये पेपर कैसे समझोगे, कैसा छेददार पेपर? या सीधी सी बात समझ जाओ, थीन पेपर का नाम सुनी होगी, हम लोग थीन पेपर पे भी पढ़े हैं। दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो कैसा हो जाता है उसका चेहरा? दोनों तरफ से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना पतला होता है कि संभव नहीं है कि दोनों तरफ से लिखा जाए। ऐसे कागज के दोनों सिरे पर टाके लगाकर फिर बाकी कागजों को मोड़ करके अकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। कौन बुक? वही बात हो गया। बहुत सारे जो है थीन पेपर एक एक करके सबको लिखते जाते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या करते, सबको एक साथ पिन मार देते हैं। तो वही काम वो भी करता था, सारे को बेंड कर देता था एक साथ, एक एक पेज को प्रिंट मार मार करके, है ना? वो भी किससे प्रिंट मारता था? लकड़ी का जो वो ब्लॉक था, है ना, वो चीज। एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। चीन में पहले क्या, कौन सा तंत्र था? राजा का तंत्र था, राजतंत्र, है ना? और वही क्या करता था, छपाई का सबसे बड़ा उत्पादक था। उस समय छपाई का काम सबसे ज्यादा करता था। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली होती थी। और चीन में जो शासन चलाता था वो कौन परीक्षा के द्वारा? सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा, जिसको हम लोग आईएएस आईपीएस बोलते हैं हमारे देश में अभी, ठीक है ना? उसी परीक्षा के द्वारा उस समय उसका सरकार चलाने के लिए लोग शामिल होता था उसके सरकार में। समझ में आया? हमारे यहाँ क्या नेता सब आ जाते हैं ना, लेकिन नेता के साथ में एक सचिव रहता है, वो आईएएस ही होता है, प्रशासनिक अधिकारी। तो इस तरह से तो राजतंत्र इस परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों को बड़े पैमाने पर छपवाता था। तो देखो चीन क्यों प्रिंटिंग करता था, क्योंकि उसके यहाँ जो प्रशासन चलाया जाता था देश चलाने के लिए, उसमें प्रशासनिक विभाग से लोग आते थे। सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। किस चीज की परीक्षा होती थी? आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती थी। और उसके लिए क्या चाहिए? बुक चाहिए। लड़का पढ़ेगा तब ना परीक्षा देगा, तो बुक इसीलिए छपवाता था बहुत ज्यादा। 16वीं सदी में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। 16वीं सदी का मतलब समझ रहे हो ना? 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में जितने भी आईएएस आईपीएस के एग्जाम देने वाले लड़के थे, सोचो उस समय ही वहां पर एग्जाम होता था, उसकी संख्या बढ़ गई। इसीलिए किताब छपने का स्पीड भी बढ़ गया, है ना? मांग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका क्या हो जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाया। 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। क्योंकि क्या हो गया, 17वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक उसमें क्या हो गया, चूंकि धीरे धीरे विकास करके शहर में परिवर्तित होने लगा, है ना? जब शहर में परिवर्तित होगा तो शहर में क्या क्या होता है, कहीं बैनर भी लगाया जाता है, सिर्फ किताब तो नहीं पढ़ा जाता है, कहीं बैनर लगा दिए, कहीं प्रचार कर दिया, कहीं बड़ा होर्डिंग लगा दिया। तो उसके लिए भी क्या हो गया,
तो पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया छपाई अब, ठीक है। अब क्या हो गया, अब वो अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है ना। तुम्हारे जैसे दुकानदार क्या किया, एक बैनर लगा दिया, मेरा दुकान का नाम ये होगा, उस पर नीचे एड्रेस दे दिया, फोन नंबर दे दिया, तो वो सब भी छपाई का ही तो काम है कि नहीं। तो ये चीजें सब होने लगी, तो यही बात ये बोला। उसके बाद क्या, अब व्यापारी रोजमर्रा के जीवन में भी छपाई का इस्तेमाल करने लगे। अब जैसे देखो, एक दुकानदार होता है, रसीद रखता है अपने पास, बिल काट करके देता है, तो वह भी तो छपाई के द्वारा ही हुआ ना, बिल बना है जो। और देखो आगे क्या क्या होने लगा, कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक छपकर आने लगे ताकि पढ़ने वाले शौकीन के शौक पूरे हो सके। तो पहले किताब छपता था IAS IPS की तैयारी के लिए, बाद में क्या क्या चीज के लिए छपने लगा, कविता के लिए हो गया, चुटकुला, कहानी, ताकि लोगों को मजा भी आए, पढ़ने में इंटरेस्ट हो। यानी कि सिलेबस, यानी सिर्फ ऐसा नहीं परीक्षा के लिए पढ़े, कुछ एंजॉय के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो ये चीजें, नाटक छपकर आने लगा ताकि पढ़ने वाले शौकीन लोग के शौक पूरे हो सके। शौकीन होता है ना कोई कोई, कहानी पढ़ने में खूब मन लगता है, मिल जाए कहानी वाला वो किताब, क्या भूत बैताल का, खूब पढ़ेगी अकेले बैठ करके, खूब मजा आएगा। तो खाली समय में पढ़ना एक फैशन हो गया, होता है। वहां पर देखोगे जब विदेश कभी जाओगे ना, जाना यदि भविष्य में लिखा होगा भाग्य में, तो वहां पर ट्रेनों पे लोग बैठता है ना, कहीं जा भी रहा है किताब खोल लिया, पढ़ रहा है स्टोरी वाला कोई किताब। ऐसे नहीं कि परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो वाला नहीं, इंटरेस्टेड। काहे लो दूसरे का मुंह देखेंगे, क्यों दूसरे से बात करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, अपना कुछ नहीं रखेगा पढ़ने लिखने वाला। खास करके ट्रेन में देखना, कभी ट्रेन में बैठेगी ना तो लोग क्या करेगा पता है, तुम पेपर पढ़ो तो अपना पेपर छोड़ के तुम राह में देखेगा ऐसे घुस करके, क्या पढ़ रहा है, अजीब टाइप है। दूसरा बात कहेगा, भाई एक पेज दीजिएगा, तो एक पेपर का पढ़ना, थोड़ा पढ़ते हैं। गजब आदमी। खुद का रखो, बुक रखो, कुछ अच्छा इंटरेस्टेड, कुछ माहौल अच्छा बनाओ। तुम क्या पढ़ रहे हो वो लग के देखेगा सर नमरा करके। तो ये चीजें, और शौक जब बढ़ने लगा, महिलाओं का भी शौक बढ़ने, वही महिलाओं में भी पढ़ने का शौक था। महिलाओं को भी पढ़ने का शौक होना चाहिए, है ना। मम्मी को पढ़ने आता है, कोबट हर्षी कर दीर्घी कर, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। कोई कोई कहानी महात्मा गांधी वाला दे देना पढ़ने के लिए। जापान में प्रिंट, चीन का प्रिंट का तो बात समझ गए, कैसे कैसे वहां प्रिंटिंग समझ में आया। 768 में देखो, चीन में हुआ था कि कब, 594 ईस्वी में, लेकिन जापान में कब हुआ, 768 से 770 ईस्वी में। इसके आसपास बौद्ध प्रचारकों ने प्रिंट टेक्नोलॉजी को चीन से जापान लाया। कौन लाया, बौद्ध प्रचारक, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, उसके जो धर्म को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहां से, चीन से वो तकनीक कहां लाया, जापान लाया, है ना। और सन 868 में छपने वाली बौद्ध धर्म की किताबें डायमंड सूत्र। अब देखो, हम लोग उधर जातक कथा का नाम सुने थे, भगवान बुद्ध का धर्म ग्रंथ। अब यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म का एक किताब है जिसका नाम क्या है, डायमंड सूत्र है। को जापानी भाषा में सबसे पुरानी किताब मानी जाती है ना। जापान में भी भगवान बुद्ध को पूजा करने वाले, वहां पर भगवान बुद्ध की ही पूजा की जाती है। और भगवान बुद्ध कहाँ के पता है ना, नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान से। तो ये चीजें तो और सोचने वाली बात थी। उस समय पुस्तकालय में और किताब की दुकानों में हाथ से छपे हुए किताब होते थे। क्या होता था उस समय में, हाथ से लिखी हुई किताबें ज्यादा होती थी, क्योंकि हाथ से तो लिख ही सकते हैं ना, वो छपाई नहीं ना हुआ। छपाई का मतलब क्या है, कुछ और चीज का मदद लेकर के। किताबें नाना प्रकार के विषयों पर थी। नाना प्रकार मतलब क्या होता है, नाना का मतलब अनेक प्रकार के विषयों पर थी। जैसे महिलाएं, महिला का भी किताब आता है, अभी भी आता है ना, महिला का कुछ कुछ विशेष अंक आता है, उसमें देगा ब्यूटी कैसे होता है, अच्छा से बाल कैसे रखना है, कैसे बॉडी को अच्छा रखना है ना। ये सब चीजें, खाना क्या चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, महिला सबको बनाने का बहुत शौक रहता है, जलेबी कैसे बनाए, ये चीजें। वाद्य यंत्र, इसकी भी पुस्तकें आती है। वाद्य मतलब बजाने वाले यंत्र के लिए, गणना के लिए यानी मैथ, चाय समारोह, फूल सज्जा, शिष्टाचार, पाक कला, प्रसिद्ध स्थल, ये सब कुछ कुछ किताबें हैं जो कि जापान में प्रिंटिंग किए जाते थे। अब यूरोप में भी प्रिंट आ गया। देखो यूरोप में बहुत बाद में आया, वही यूरोप जहां का अंग्रेज भारत पर जो है 200 वर्षों तक राज किया था। वो सोचो, उसके पास प्रिंटिंग कब गया, 1295 ईस्वी में। सबसे पहले तो चीन में ही गया ना। चीन में कब गया भाई, एक बार फिर से देख लेता हूँ। 594 ईस्वी में। जापान में कब गया, 768 से 770 ईस्वी के बीच, है ना। उसके बाद यूरोप में आया 1295 में।
मार्को पोलो नाम का एक व्यक्ति चीन से वापस लौटा था। जापान कौन ले गया था? भगवान बुद्ध के जो थे अनुयायी शिष्य। लेकिन यहाँ पर कौन लेकर आया? मार्को पोलो, जो 1295 में चीन से वापस आया और अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर के आया। ब्लॉक प्रिंटिंग की क्या लेकर के आया? जानकारी। ब्लॉक प्रिंटिंग चोरी करके नहीं लाया, ठीक है, उसका नॉलेज ले लिया कि मतलब वो लोग कैसे करता है। और इस तरह से इटली में भी प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ। अब बोलोगे सर यहाँ पर यूरोप में प्रिंट आना, यहाँ बोल रहे हैं इटली, तो यूरोप महादेश है, उसमें बहुत सारे देश है, एक इटली भी है, वहां पर इंग्लैंड भी है जो अंग्रेज था। उसके बाद यूरोप के अन्य भागों में यह धीरे धीरे फैल गया। उस समय कागज पर छपी किताबें बहुत ही सस्ती चीज समझा जाता था, यानी किताबें बहुत सस्ती मिलती थी। सस्ती किताबों को समझना है तो चले जाओ बिहार सरकार की किताब लेके आ जाओ, 8 रुपया में 12 रुपया में मिलता है, ठीक है। 40-40 पेज रहता है, फोटो कॉपी करवाएगा तो 40 दूना 80 रुपया लग जाएगा। किताब मिलता है मात्र 8 रुपया में। तो यह चीज तो सस्ती चीज होती है। हे दृष्टि से देखा जाता था किताब सब कितना सस्ता चीज है, ठीक, ऐसा ही होता था। कुलीन और रईस लोगों के लिए किताब छापने के लिए वेलम का इस्तेमाल होता था। वेलम क्या होता था? तो मतलब कागज पर छपा हुआ किताब कौन रईस व्यक्ति सब नहीं पढ़ता था, कह रहे सस्ता चीज नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाने लगा? वेलम यानी चमड़े पर छपाई की जाती थी, ताकि रईस आदमी है तो स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेगा। और पतली सीट की तरह होती थी। वेलम पर छपी किताबें रईसों की निशानी मानी जाती थी, यानी रईस लोग कौन किताब पढ़ता था? चमड़े पर छपा हुआ, कागज का वैल्यू नहीं देता था, सस्ता चीज। और 15वीं सदी के शुरुआत तक यूरोप के तरह सामानों पर छपाई करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक जमकर इस्तेमाल होने लगे। अब धीरे धीरे वहां भी यूरोप में क्या हो गया? लकड़ी का ही ब्लॉक का इस्तेमाल होने लगा। और इसमें क्या हो गया? धीरे धीरे हाथ से लिखी हुई किताबें गायब हो गई, है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको कि आसान काम सब कोई करना चाहता है ना। एक समय था कि हम लोग क्या करते थे, कोई आया फोन नंबर लिख लिया, डायरी रखते थे, फोन डायरी। अभी क्या है? मोबाइल में ढूंढते हैं कितना नंबर है, ढूंढते हैं कि नहीं? तो ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया। तो उसी तरह से वो लोग हाथ से लिखता था किताब, लेकिन बाद में ब्लॉक आ गया लकड़ी का, तो हाथ से लिखना भूल गया, तो आसान काम करना शुरू कर दिया। ब्लॉक समझ जाओ, ABCD लिखा हुआ है पहले से, ठीक, उसको मतलब सेटिंग ऐसा करो कि आसानी से लिखा जाए। अब आया गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर जो रेस्ट बचा हुआ है हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत भी आया? मजा आया पढ़ने में? नहीं आया तो मजा आया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे लेक्चर में देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग।